दोस्तों, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ इंसानियत की एक ऐसी मिसाल थी जिन्होंने लाखों दिलों को रोशन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टीपू सुल्तान शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान का पूरा इतिहास, उनके जन्म से लेकर उनकी शहादत तक का पूरा किस्सा, जो आज तक आपने शायद ही मुकम्मल तौर पर सुना होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर के एक महाराजा थे। उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में अपने साहस के लिए जाना जाता था। टीपू सुल्तान के साम्राज्य को लेने का प्रयास करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उनके हिंसक संघर्षों के कारण उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो आखिरी बार एक भारतीय सम्राट ने अंग्रेजों को शर्तों को निर्धारित किया था। 1782 में अपने पिता मैसूर के सुल्तान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठे थे। सम्राट के रूप में उन्होंने अपनी सरकार के विभिन्न सुधारों की स्थापना की और लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों के उत्पादन में वृद्धि की, जिसका उपयोग वह बाद में ब्रिटिश अग्रिमों का मुकाबला करने के लिए करने लगे। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में फ्रांसीसियों का साथ देने की अपने पिता की रणनीति का पालन किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल में फिसलने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक कुशल योद्धा और शासक हजरत टीपू सुल्तान का जन्म कर्नाटक के देवनाहल्ली में 20 नवंबर सन 1750 में हुआ था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली ने अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रखा था। इसके अलावा उन्होंने बाद में टीपू साहेब, फतेह अली टीपू इत्यादि कई नाम से भी जाना गया। वे अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। टीपू सुल्तान के पिता मैसूर साम्राज्य के सेनापति हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी रणनीति से मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कहा जाता है कि बचपन से ही टीपू सुल्तान के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां समाहित थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने एक योद्धा होने के सारे गुण सीख लिए थे और अपने पिता के साथ रणभूमि में दुश्मनों से युद्ध करने के लिए जाया करते थे। अपने पिता के संरक्षण में टीपू सुल्तान का प्रारंभिक जीवन बीता था। दोस्तों, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी टीपू सुल्तान को वह सारी युद्ध कलाएं और रणनीतियां सिखाई जो एक कुशल शासक में पाई जाती हैं। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की शिक्षा के लिए उन्होंने कई शाही और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को नियुक्त किया था, क्योंकि हैदर अली के संबंध फ्रांसीसी अधिकारियों से भी थे। इसी कारण उन्होंने टीपू सुल्तान को भी आने वाले समय के लिए श्रेष्ठ फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा अपने बेटे को राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था। टीपू सुल्तान बचपन से ही इतने होनहार थे कि उन्होंने कम उम्र में ही अच्छी तलवारबाजी सीख ली थी। इसके अलावा वो निशानेबाजी और घुड़सवारी में भी माहिर हो गए थे। टीपू सुल्तान एक बेहद पढ़े लिखे शासकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही हिंदी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, अरबी ऐसी कई भाषाएं सीख ली थी। कई ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक कहा जाता है कि टीपू सुल्तान धार्मिक प्रकृति के थे, जिन्होंने तथाकथित रूप से अपने समय काल में दूसरे धर्म के लोगों पर होने वाले धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई थी। यानी उन्होंने खुद के धर्म तो ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म में जो लोग उत्पीड़न सह रहे थे उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज शेरे मैसूर टीपू सुल्तान ने उठाई थी और उनके अनुसार हर इंसान को अपने धर्म के हिसाब से रहने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अन्य इतिहासकार इस मान्यता को जड़ से खारिज करते हैं और टीपू सुल्तान को एक क्रूर शासक का दर्जा देते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि हिस्ट्री में और इतिहास में सब कुछ दर्ज है। चाहे कितना भी इंसान छुपाने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास में साफ तौर पर शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान को इंसानियत का प्रतीक माना गया है। बहरहाल दोस्तों, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान सईद वाल्द शरीफ फतेह अली खान बहादुर साहब टीपू था। फातिमा फखरुन्निसा और हैदर अली की सबसे प्रभावकारी संतान टीपू सुल्तान ही थे। 1761 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने मैसूर राज्य पर अपना शासन जमा लिया था, जिसके पश्चात बाल्यावस्था में टीपू सुल्तान को भी अपने पिता से कई रणनीतिक ज्ञान विरासत में प्राप्त हुए। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान को मैसूर का साम्राज्य संभालना पड़ा। अचानक से राज सिंहासन खाली हो जाने के कारण कई विपक्षी राजवंश ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी सूझबूझ से अपने साम्राज्य को दुश्मनों से दूर रखा। उसी दौरान टीपू सुल्तान का विवाह सिंधु सुल्तान से हुआ। विस्तारवाद की नीति अपनाते हुए टीपू ने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। हालांकि वे खुद को पूरे भारत का सम्राट बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तत्पश्चात टीपू सुल्तान ने कई विवाह किए, जिनसे कई संतानें उत्पन्न हुई,
जिनमें मुख्यतः शहजादा मुइजुद्दीन सुल्तान, शहजादा अब्दुल खालिक सुल्तान, शहजादा हैदर अली सुल्तान, शहजादा मोहिउद्दीन सुल्तान इत्यादि प्रमुख संतानें थी। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए इतिहास के पहले शासक टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने मैसूर की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। एक योद्धा के रूप में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी, लेकिन कई इतिहासकार टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत का सबसे क्रूर शासक के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में लगभग लाखों गैर मुसलमानों को धर्म परिवर्तन और नरसंहार करवाया था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है और मिथ्या है। जब मैसूर की गद्दी पर हैदर अली का शासन था, तब सन 1779 में टीपू सुल्तान के संरक्षण में आए एक बंदरगाह पर अंग्रेजों ने अवैध रूप से अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण टीपू सुल्तान के पिता ने इसका बदला लेने के लिए वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई। अगले 2 सालों में हैदर अली को कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई, जिसके कारण 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता के इस प्रकार आकस्मिक निधन के कारण टीपू सुल्तान ने हिम्मत करके मैसूर राज्य को दुश्मनों से बचाए रखने के लिए स्वयं राजगद्दी संभाल ली और मैसूर शासक बन गए। सत्ता में आने के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की जांच करवाने के लिए कई मुगल और मराठों के साथ गठबंधन कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति पर काम करने लगे। अंत में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच 1784 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त होने के बाद मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। अपने जीवन काल में दूसरे बड़े युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र में सुधार काम की महत्वाकांक्षा रखी और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के साथ सैन्य बल, पुल, मकान, बंदरगाह और युद्ध में उपयोग करने के लिए मैसूरियन रॉकेट का निर्माण करवाया, जिसे वे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस बार उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण एक भूल हो गई। अंग्रेजों से की गई मंगलोर संधि में यह प्रस्ताव भी शामिल था कि टीपू सुल्तान और उनके सहयोगी कभी भी त्रवंकोर राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। त्रवंकोर राज्य उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेश था। वर्ष 1789 के दरमियान टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए गए संधि का उल्लंघन करके त्रवंकोर पर हमला कर दिया। इसके विरोध में अंग्रेजों ने मजबूत सैन्य बल की स्थापना के लिए हैदराबाद के निजामों और कई मराठों के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर वर्ष 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान को अपने अन्य अधिकृत राज्यों में सुरक्षा और भी बढ़ानी पड़ी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच छिड़े इस युद्ध को तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इस युद्ध में हार के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से की गई दुश्मनी को समाप्त नहीं किया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक के बाद एक चाल चलते गए। इसके कारण जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें टीपू सुल्तान को अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने प्राण से भी हाथ धोने पड़ गए। अंग्रेजों से लड़ते समय टीपू सुल्तान जैसे महान योद्धा ने जो साहस का प्रदर्शन किया था वो वाकई में अद्वितीय था। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी खासियत उनके पास रहने वाली तलवार की थी। टीपू सुल्तान की तलवार के विषय में कई रोचक इतिहास जुड़े हुए हैं। करीब 7 किलो से अधिक वजन वाली तलवार टीपू सुल्तान की शोभा को बढ़ाती है। कहा जाता है कि अंग्रेज भी एक समय पर उनकी तलवार के दीवाने हो गए थे। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई, जो कि युद्ध भूमि में हुई थी, तब उनके शव के बाजू में पड़ी तलवार को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। कई सालों तक टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखी गई थी। ये तलवार बेहद खूबसूरत और धारदार थी, जिसके ऊपर रत्न जड़ित बाघ का दृश्य बना हुआ था। वर्तमान समय में उनकी इस अनोखी तलवार की कीमत करोड़ों में है। एक टुकड़े पर व्यापार करने से लेकर पूरे हिंदुस्तान में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने जिस तरह भारतीयों पर अत्याचार किए, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। ब्रिटिशों ने तीसरी बार तक टीपू सुल्तान के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने के तो बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वे इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम की सहायता लेनी शुरू कर दी। लालच देकर अंग्रेजों ने निजामों को अपने साथ मिलाकर चौथा युद्ध टीपू सुल्तान के विरुद्ध छेड़ा। इस बार टीपू सुल्तान अपने राज्य को बचाने में असमर्थ रहे और मैसूर के श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई सन 1799 के दिन शहीद हो गए। ये लड़ाई महान योद्धा टीपू सुल्तान के जीवन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर कब्जा कर लिया और वहां अपने पसंद के एक राजा को बिठा दिया। अंग्रेजों के सामने जिस तरह से उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है और ये बताता है कि वो हिंदुस्तान के पहले क्रांतिकारी भी थे। 4 मई 1799 के दिन मैसूर के एक शहर श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके शव को पूरे विधि विधान से और सम्मान पूर्वक श्रीरंगपट्टनम में ही दफन किया गया। उस समय एकमात्र टीपू सुल्तान ही थे जिसने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से सीधे सीधे लोहा ले लिया था। आज भी मैसूर में टीपू सुल्तान को वहां के आम निवासी किसी महान पुरुष के रूप में ही याद रखते हैं। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली द्वारा निर्मित पालक्काड़ किला मैसूर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसे टीपू का किला के नाम से ही जाना जाता है, जो पूरे भारत में बेहद प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के मैसूर पर विजय के पहले पालक्काड़ किला मैसूर के नवाबों के अंतर्गत आता था।
दक्षिण भारत में स्थित टीपू का किला सबसे संरक्षित और खूबसूरत जगहों में से एक है, जो एक पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत टीपू सुल्तान का किला का संरक्षण और देखरेख की जाती है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।